हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम क्लासेस। तो क्लास 11 चैप्टर 1 पार्ट 4 में आज हम करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो बेसिकली 5 लॉज होते हैं। 5 लॉज होते हैं कि जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इन 5 बेसिक लॉ जो आज हम पढ़ेंगे उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको ओबे करते हैं जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होके कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है। तो एक बाय वन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सबसे सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो नाम से डिफाइन है लॉ कि मास कंजर्व रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं ये लॉ दिया किसने था। ये दिया था लेवोइजर ने, एक साइंटिस्ट, एक केमिस्ट लेवोइजर ने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ले लेते P है Q, दो रिएक्टेंट्स है, कंबाइन करके रिएक्ट करके PQ एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो जो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स ये इक्वल होता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका सम, उनके मास का सम, और जो प्रोडक्ट साइड में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मास का सम, ये क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। तो हम बेसिकली ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना कोई एक्स्ट्रा मास क्रिएट किया जा सकता है। रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लेके चलते एक एग्जांपल है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। कार्बन का मास होता है 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 16 मीन्स 32 ग्राम पर मोल। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है 12 + 4 2 × 16, तो इट बिकम्स 44 ग्राम। तो देखो इनका सम जो रिएक्टेंट साइड में 12 + 32 ये भी 44 ग्राम, और प्रोडक्ट साइड में भी 44 ग्राम। तो इस तरह से जो रिएक्टेंट साइड में जितना मास होता है प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही मास होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो कोई एक्स्ट्रा मास क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये था हमारा बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट proportion। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये दिया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच केमिस्ट, साइंटिस्ट केमिस्ट, ठीक है, उसने दिया था, उसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था, एक फ्रेंच केमिस्ट था जोसेफ प्राउस्ट, उसने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law a given compound, according to this law a given compound always contains, a given compound always contains exactly the same proportion, exactly the same proportion of elements by mass, of elements by mass, no matter from where we get it, no matter from where we get it। ये कहता है कि जो एलिमेंट्स है, किसी कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो एलिमेंट्स का जो मास का प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहेगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि हमने वो एलिमेंट कहाँ से लिया है, कि कैसे मिला है हमें। इसको समझने की कोशिश करते, देखो कि वाटर है, हमारे पास एक सी वाटर है, एक ले लिया रेन वाटर है, एक टैप वाटर ले लिया, नॉर्मली टैप वाटर। तो इसमें जो वाटर है तो वाटर होता है H2O,
तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा बाय मास, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, इसमें हाइड्रोजन 1 सॉरी H2 है ना, H2 तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, मास 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का मास 2, और ऑक्सीजन 1 है तो 1 का मास, एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम पर मोल, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। बेशक वो रेन वाटर हो उसमें भी 2:16, बेशक टैप वाटर हो उसमें भी जो रेशियो होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का, दैट विल बी 2:16। इनको सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स 1:8, 1:8 एंड 1:8। तो ये कहता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपाउंड हमने कहाँ से लिया है सॉरी ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपाउंड कहाँ से लिया है, पर उसके जो एलिमेंट्स का मास, एलिमेंट्स के मास का रेशियो है वो सेम रहेगा, ठीक है, एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अगर वो वाटर है, चाहे वो कैसा भी वाटर हो, रेन वाटर हो, रिवर का वाटर हो, टैप वाटर हो, कैसा भी वाटर हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, उसमें जो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है क्यूप्रिक कार्बोनेट का, क्यूप्रिक कार्बोनेट की कहीं से भी लो, या इसको नेचुरली ऑब्टेन करो या फिर इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करो, तो इसमें जो कॉपर का मास, कार्बन का मास और जो ऑक्सीजन के मास का रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आ जाए या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन एक ही मतलब है, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, अगर हमारा कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन yield 0.403 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमें क्वेश्चन गिवन है कि इतने ग्राम मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। एक दूसरी कंडीशन गिवन है सेकंड एक्सपेरिमेंट में, 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन yield 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें ये बताना है कि इसको प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करता है या नहीं करता। ये चीज प्रूव करनी है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर ये कह दे लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, उस लॉ को ये ओबे कर रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हम ले लेते हैं मैग्नीशियम है, ये हमारा ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है कि मैग्नीशियम लिया है 0.243, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है 0.403। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के मास में से अगर इसका मास या माइनस कर दें ऑक्सीजन का मास हमें मिल जाएगा, है ना, क्योंकि इनका जो सम है वही मैग्नीशियम ऑक्साइड के मास के इक्वल होगा। तो अगर इसमें से हम ये माइनस कर दें तो हमें ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। तो इट विल बी 0.060 0.160 ग्राम ऑक्सीजन आ गया। सेकंड केस में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में 0.182 ग्राम हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है 0.302, इसमें से माइनस करेंगे इस केस में ऑक्सीजन आ जाएगा। इट विल 2 0 2 एंड 1, ये आ गया हमारा ऑक्सीजन। अब इनका रेशियो चेक कर लेते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो चाहिए वो हम इस रेशियो में ले रहे थे, इस रेशियो में ले रहे हैं, इतनी वैल्यू ले रहे हैं या इतनी वैल्यू ले रहे हैं, तो क्या वो कम्बिनेशन हो रहा है, वो सेम रेशियो में हो रहा है या नहीं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लेते हैं Mg और O का रेशियो। तो Mg है 0.243, ऑक्सीजन है 0.160 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.51 इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे, मैग्नीशियम है 0.182, ऑक्सीजन है 0.120, इनको भी जब सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 इतना आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में तो 1.5 को ऐसे लिख सकते हैं 3/2, 3/2 की वैल्यू भी 1.5 ही आती है ना, 3/2 की वैल्यू 1.5 ही आती है, इसको भी लिखा जा सकता है 3/2, यानी ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो हो गया वो हो गया 3:2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो 3:2। नो मैटर कि फ्रॉम वेयर वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, और किस कंडीशन में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है,
बस ये है कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है उनका रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगला है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था डाल्टन ने, सॉरी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था डाल्टन ने। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in ratio of small whole numbers, ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन हम एक बार इसको एग्जांपल से समझ के देखेंगे तो समझ आ जाएगा। कह रहा है इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in ratio of small whole numbers। लेते हैं कि इफ टू एलिमेंट कंबाइन, दो एलिमेंट ले लेते हैं, कार्बन एक ले लिया ऑक्सीजन, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। एक इन्होंने बना लिया कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होके बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। दो एलिमेंट है कंबाइन हुए पर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए हैं, यानी मोर देन वन कंपाउंड। पहली लाइन हो गई, टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कहते हैं द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। कार्बन का मास इसमें कितना होगा, इसमें एक कार्बन कंबाइन हुआ है, दो ऑक्सीजन कंबाइन होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कार्बन का मास हो गया 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है 32 ग्राम। ठीक है, और ये हो गया कि 12:32 में ये कंबाइंड हुए हैं कार्बन और ऑक्सीजन। इस केस में क्या है, कार्बन हो गया 12 और ऑक्सीजन क्योंकि एक ही है तो 16, तो ये हो गया 12:16। तो क्या कह रहा है कि ये तो हो गया, फिर क्या है कि द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। कार्बन फिक्स है, इधर भी 12 इधर भी 12, ये फिक्स है, इसका मास फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, चेंज हो रहा है। तो ये वही कह रहा है कि द masses of one element that combine with a fixed mass of other element, इसका फिक्स है, आर इन सेम रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो इसका और इसका जो रेशियो है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो का। एक बार और लिख के देख लेते हैं, कह रहा है डिफरेंट masses ऑफ किसका, ऑक्सीजन का कितना है, एक बार 32 है 32 ग्राम, एक बार 16 ग्राम, विच combine with fixed mass of कार्बन 12। कार्बन का 12 ग्राम था, फिक्स था दोनों केसेस में, कार्बन फिक्स है, ऑक्सीजन का डिफरेंट है। तो ये जब कंबाइन होंगे तो ये जो रेशियो होगा इसका और इसका रेशियो, इट विल बी अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। इट मीन्स 32:16, इट बिकम्स 2:1। तो ये एक स्मॉल और होल नंबर रेशियो होगा। जो रेशियो स्मॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 7:5, ये एक स्मॉल नहीं है। ठीक है, 1:2, 2:1, 3:1, 1:5, 1:4, ये एक स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो इस ऐसे रेशियो में ये होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, कंबाइन होके एक बार दे रहे हैं वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दो एलिमेंट
दो एलिमेंट कंबाइन होके मोर देन वन कंपाउंड दे रहे हैं। इसमें जो हाइड्रोजन है वो 1 है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें जो हाइड्रोजन का मास हो गया वो 2, ऑक्सीजन 1 ही है, यानी इट बिकम 16 ग्राम। तो ये हो रहा है 2:16, ये इसका रेशियो है। इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इसमें 2 है, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके ये 2 और ये 32 ग्राम, इट गिव्स 232। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन है फिक्स, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, इसका मास डिफरेंट है, तो इसका और जो इसका रेशियो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। Then we write different masses of oxygen क्या क्या है, एक बार 16 ग्राम, एक बार 32 ग्राम, which combine with fixed mass of hydrogen कितना 2 ग्राम, इधर भी 2 ग्राम, इधर भी 2 ग्राम, तो इसका जो रेशियो होगा यानी 16:32, तो इट विल बी 1:2, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ लॉ है हमारा गे-लुसैक्स लॉ। तो गे-लुसैक्स में भी आता है, इसी के नाम पे है ये लॉ। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस रिएक्ट in a simple reaction, they do so in a simple ratio, by volume, provided all gases are at the same temperature, and pressure, गे-लुसैक्स लॉ सिर्फ गैसेस के साथ डील कर रहा है। इसमें क्या व्हेन गैसेस रिएक्ट इन अ सिंपल रिएक्शन, एक रिएक्शन है गैसेस रिएक्ट कर रही है, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो समझते देखो, हमारे पास है, लेट कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ और दे रहा है हमें वाटर वेपर्स, यानी गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर वेपर्स। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो ये कुछ ऐसे होगा, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम 2, तो हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये 2, इसके कितने मोल है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइन होके 2 मोल ऑफ वाटर वेपर्स दे रहे हैं। तो अगर हमें ये कह दें कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो 10 ml है, ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो 10 ml है, तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि ये डबल है, इसके डबल मोल है, देन इट विल बिकम 20 ml, और जो वाटर वेपर्स है वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल है, तो 1 मोल अगर 10 ml है तो ये भी हो जाएगा 20 ml। तो इनका जो रेशियो है, वॉल्यूम का जो रेशियो है, एक सिंपल होल रेशियो होगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, क्योंकि 20:10, अगर ये 10 है तो ये 20, तो इट विल बी 2:1। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन है व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन burns to give carbon dioxide and water, find volume of O2 required, कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एंड CO2 प्रोड्यूस्ड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, उसकी वॉल्यूम देनी है। तो हम एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं, मीथेन है, बर्न हो रहा है, मीथेन CH4 burn in presence of oxygen gives carbon dioxide and water, ठीक है। तो वाटर जो मीथेन है वो भी गैसियस फॉर्म में होगी, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म में लिक्विड वाटर, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सिर्फ गैसेस के साथ डील करते हैं, वाटर को कंसीडर इसमें नहीं करेंगे। एक बार रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 4 हाइड्रोजन, वी पुट 2 here, 1 carbon, then oxygen becomes 2 and 2 4, तो here we will put 2। तो रिएक्शन बैलेंस कर ली। इसमें कितने मोल है मीथेन के? 1 मोल, ऑक्सीजन के 2, कार्बन डाइऑक्साइड के 1। तो हमें ये गिवन है कि जो हमारा मीथेन है वो 100 ml है। तो ये अगर 100 है तो ये इसका डबल है। एक मीथेन का मोल है, तो एक मीथेन का मोलिक्यूल है तो 2 ऑक्सीजन के हैं। तो अगर ये 100 ml है तो कितना होगा? ये 200 ml। और ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो गया 100 ml। तो हमें पूछा है कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो O2 रिक्वायर्ड इज 200 ml और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज 100 ml। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो आप सोल्व करेंगे और कमेंट्स में इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस कंबाइन करके हाइड्रोक्लोराइड गैस दे रही है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, गैस इस फॉर्म में सारी चीजें। और हमें ये गिवन है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो 30 ml है। हाइड्रोजन हमारा 30 ml है, तो हमें निकालना है कि कितनी क्लोरीन रिक्वायर्ड होगी और कितना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म होगी। इनकी वॉल्यूम बतानी है, इन दोनों की वॉल्यूम बतानी है। हमें गिवन है हाइड्रोजन 30 ml है, क्लोरीन और HCl की बतानी है कि कितनी रिक्वायर्ड और कितने HCl फॉर्म होगा। तो ये आपके लिए है होमवर्क, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट्स में करना। अगला लॉ है, ये हमारा 4th लॉ था, गे-लुसैक्स लॉ। 5th लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। ये सिंपल लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या कहता है कि कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और भी सारी जो फिजिकल कंडीशंस है वो सब कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, देन इक्वल वॉल्यूम, if temperature, pressure and all other physical conditions are remains constant, then equal volume of all gases contains equal number of molecules. Then equal number of all gases contains equal number of molecules. इसको समझते देखो, कह रहे कि अगर हमारे पास 100 ml हाइड्रोजन गैस है, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस में, ये कह रही है इसमें x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक कंटेनर लिया, 100 ml का कंटेनर है, तो 100 ml के कंटेनर में जो गैस है वो 100 ml गैस है। क्योंकि गैस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, वो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसमें जो गैस है उसका वॉल्यूम 100 ml है। तो इसमें अगर x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो अगर इसी में अगर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन डाल दिया जाए, ऑक्सीजन गैस डाल दिया जाए, तो कुछ उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? देन इट विल आल्सो x मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इसमें x मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी x मॉलिक्यूल्स। कंडीशन है कि टेम्परेचर, प्रेशर और सारी फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसी कंटेनर में 100 ml के कंटेनर में हम अमोनिया गैस डाल दें, तो उसके भी जो मॉलिक्यूल्स है दे विल बी x मॉलिक्यूल्स। अगर इसी को हमने एक कंटेनर ले लिया 50 ml का, 50 ml का कंटेनर ले लिया, ठीक है, तो इसमें 50 ml गैस आएगी, क्योंकि गैस है वो किसी कंटेनर की कंप्लीट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। गैस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, तो 50 ml ऑफ कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 100 में अगर x है तो 50 में हो जाएंगे x/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। और इसको अगर डबल कर दिया, एक कंटेनर ले लिया 200 ml का, तो उसमें जो गैस होगी दैट विल बी 200 ml। तो 200 ml ऑफ
हाइड्रोजन गैस कंटेन्स 2x, डबल हो गया, वॉल्यूम डबल तो मॉलिक्यूल्स भी डबल, 2x मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गए हमारे 5 लॉज। लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गै-लुसैक्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।